बीएड फर्स्ट ईयर में आप सभी का स्वागत है। हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो सामाजिक विज्ञान पैडागोजी का एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत नई यूनिट जिसमें पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के बारे में दिया गया है वो पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इसमें पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषाएं पढ़ी। सबसे पहले पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, फिर पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ पढ़ा इसमें हमने। उसके बाद पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ पढ़ा। व्यापक अर्थ के बाद में फिर हमने इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ी हैं, है ना। परिभाषाओं में जैसे आपकी फ्रोवेल की परिभाषा थी, कनिंघम की दी हुई परिभाषा थी, ये पढ़ी हमने। काफ़ी कुछ माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो हमारी शिक्षा दी हुई थी, शिक्षा की परिभाषा क्या थी, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या थी, ये हमने पढ़ी। शिक्षा आयोग के माध्यम से क्या परिभाषा थी, ये हमने काफ़ी कुछ इसमें देखने की कोशिश की है। तो काफ़ी ये इसमें हमारी परिभाषाएं आती हैं एल्बर्टी के अनुसार, पेने के अनुसार, ब्रूबेकर के अनुसार, सेलर के अनुसार, फिलिप एच टेलर के अनुसार हमारी परिभाषा आती है। फिर हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा कि पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ती है, पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता में हमने विभिन्न बिंदुओं पर नज़र डाली थी। समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है इसके माध्यम से। शिक्षा का समान अवसर, समान स्तर बनता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है। शिक्षा प्रक्रिया में सहायक होता है। छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पाठ्यपुस्तकों का लेखन जो है वो इसके माध्यम से होता है। मूल्यांकन इसके माध्यम से होता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसके माध्यम से ये हमारा सारा कार्यक्रम चलता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आज पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार में क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के समय समाज की प्रकृति, उसके मूल्यों और उसके परिवर्तन के क्षेत्रों, व्यक्ति की प्रकृति, सामाजिक विरासत को ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार समाज, व्यक्ति एवं सामाजिक विरासत ऐसे आधार हैं जिन पर पाठ्यक्रम के आधार निर्मित हुए हैं। ये आधार इस प्रकार से हैं, अर्थात हम पाठ्यक्रम के जो हमारे आधार हैं, पाठ्यक्रम को निर्मित करने के हमारे जो आधार है, उसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये रेखा चित्र है आपका पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। पहला आधार इसमें आता है ऐतिहासिक आधार। दूसरा आधार इसमें आता है आपका दार्शनिक आधार और तीसरा आधार आता है इसमें मनोवैज्ञानिक आधार। चौथा आधार इसमें आता है वैज्ञानिक आधार और पांचवा आधार इसमें आता है आपका सांस्कृतिक आधार और छठा आधार इसमें आता है आपका सामाजिक आधार। तो अगर हम पहला जो आधार आता है इसमें आपका ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत अतीत के अनुभव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो हमारा अतीत, जो हमारा गुजर चुका है, उसमें जो हमारे पूर्वजों के अनुभव थे, जो घटना घटी थी, जो भी हम कार्यक्रम हमारा पूर्वजों के माध्यम से पहले किया गया है, उसको अगर हमें देखना है, झांकना है, तो इतिहास को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती है जिसकी सहायता से वे आने वाले जो भविष्य है उसके लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ यह समय, साधन और शक्ति का भी इसमें अपव्यय नहीं होने देता है। तो ये ऐतिहासिक आधार है। एक जेम्स नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि इतिहास जीवन के अनुभव की खान है और आज का युवक इसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभव से लाभ उठा सके। दूसरा आधार अगर हम देखें इसमें
दार्शनिक आधार दिखाया गया है। दार्शनिक आधार, ये दार्शनिक आधार है इसमें आपका, इसमें ये बताते हैं कि दार्शनिक विचारों का पाठ्यक्रम पर पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दार्शनिक ही शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, या दर्शन जिस प्रकार का हमारा दर्शन होता है उसी प्रकार के हमारे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है, अतः शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। एक उदाहरण अगर हम माने, जैसे आदर्शवाद होता है, सबसे पहला हमारा दर्शन का एक प्रमुख धारा है जिसको बोला जाता है आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है या आत्मा की अनुभूति होती है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदर्शवादी जो है पाठ्यक्रम जो है वो किस प्रकार का रखेगा, वो सत्यम शिवम सुंदरम आदि इस विचारों को स्थान अपने पाठ्यक्रम में देगा। अब देखिए प्रकृतिवाद आता है। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, उसको किसी बंधन में, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी टीचर के नियंत्रण की उसको जरूरत नहीं होती है, ये कहता है प्रकृतिवाद। तो इसीलिए प्रकृतिवादी जो पाठ्यक्रम होगा उसमें बच्चों के लिए क्या होगा, उसमें बच्चों के लिए मनोरंजन होगा, खेल कूद होगा, व्यायाम होगा, पर्यटन होगा, प्रकृति निरीक्षण होगा, इत्यादि चीज़ों को उसमें स्थान प्रदान किया जा सकता है। अब एक चीज़ हो रहा है इसमें यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या कहता है कि प्रत्यक्ष जगत ही वास्तविक जगत होता है, यानी कि जो हम देख रहे हैं अपने सामने अपनी आंखों के द्वारा, जिसको हम छू करके देख रहे हैं आंखों के द्वारा, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, वही सब चीज़ क्या है, वो एक वास्तविक जगत होता है। तो यथार्थवादी पाठ्यक्रम उसी के अनुसार बनाया जाएगा। तो उसमें कौन विषय को सम्मिलित किया जाएगा, जो भौतिक जगत को स्पष्ट कर सके, है ना। तो इसी प्रकार से आपका एक प्रयोजनवाद होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है, निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है, यानी कि समाज में जिस तरह से परिवर्तन संशोधन होते रहते हैं तो उसी के अनुसार जो है वो सत्य भी निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो इसी प्रकार का उनका पाठ्यक्रम होगा। पाठ्य सामग्री भी जो है उसको इतना ज़्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है परिवर्तनशील होता रहता है। समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे तो पाठ्यक्रम भी जो है वो परिवर्तनशील होता रहेगा। तीसरा इसमें अगर हम देखें मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचियों के अनुसार, बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों की मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का जिसमें माहौल हो, है ना, जिसमें उनको अच्छा लगता हो पढ़ने में। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उसके अनुसार जो है बालक की पेश स्वभाव, रुचि, योग्यता उनकी अलग अलग होती हैं, तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम जो है बनाया जाता है। तो पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए, है। तो मनोवैज्ञानिक आधार यह कहता है कि पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित होता है। चौथा आधार क्या दिया इसमें, वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार क्या कहता है, ये वैज्ञानिक आधार किसने दिया हुआ है, यह हर्बर्ट स्पेंसर की देन है। इसमें वैज्ञानिक नियमों का, सिद्धांतों का, व्यवस्था का, परिणामों का, क्रमबद्धता का व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने पर इन्होंने बल दिया है। अतः पाठ्यक्रम में प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों को महत्वपूर्ण स्थान इसमें प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ ऐसे विषय को स्थान दिया जाता है इसमें जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं का ध्यान में रख सके, हमारी डिमांड को पूरी कर सके, है ना। इसके बाद में कौन सा आधार दिया इसमें, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार क्या है, इस आधार के अनुसार सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी मांगे होती हैं, मान्यताएं, आकांक्षाएं इत्यादि को ध्यान में रख करके हमारा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। हमारे समाज में विभिन्न तरह के मूल्य होते हैं, है ना, हमारे समाज के कुछ मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रतिमान होते हैं, पर्व होते हैं, रहन सहन होता है। तो उसी के अनुसार जो है वो सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी मांग हमारी, है ना, तो उसी के अनुसार जो है हमारा पाठ्यक्रम भी फिर निर्धारित किया जाता है। उसके आधार पर हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बालकों में सामाजिकता, सहयोग, सहकारिता, इस तरह की भावना का विकास कर सके, उसको ध्यान में रख करके हमारा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। एक जॉन डीवी नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं अनुभव एवं क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जो बच्चों के सामाजिक जीवन और उनकी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हो। और लास्ट में आता है इसमें सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार क्या कहता है कि पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक बातों को आत्मसात करता है
वास्तव में संस्कृति किसी भी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है, अतः पाठ्यक्रम में उन कौशलों, विचारों एवं मूल्यों को स्थान दिया जाता है जिसको समाज द्वारा बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार को क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती है जो उसकी वो पहचान होती है। उस संस्कृति में कुछ आध्यात्मिक तत्व होते हैं, कुछ उसमें भौतिक तत्व होते हैं। तो आध्यात्मिक तत्व जो है आध्यात्मिक जीवन को सुगठित बनाते हैं और भौतिक तत्व जो है हमारे भौतिक जीवन को मजबूत बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी संस्कृति के जो चिन्ह हैं, जो उसकी पहचान है, जो उसके प्रतीक हैं, उन सब चीज़ों को उसमें डालना होता है पाठ्यक्रम में, ताकि बच्चों को उस अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। जो संस्कृति को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपने खून से सींचा है, हमारी संस्कृति पर कितने आक्रमण हुए हैं, हमले हुए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति फिर भी बची की बची रही। क्यों बची रही? क्योंकि हमारे ऋषियों ने इसको अपने खून से सींचा है, इसको अपने बलिदान दे करके अपनी संस्कृति को बचाए रखा, अपनी धरती को बचाए रखा, अपने भारत को बचाए रखा। तो हमारे सांस्कृतिक कुछ मूल्य होते हैं, हमारी पहचान होती है, तो उन सब चीज़ों को डालना भी पाठ्यक्रम में जरूरी होता है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्माण के ये आधार होते हैं। इन आधारों पर लेकर के ही कोई भी पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाता है। इन अधिकारों की हम आधारों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, इनको उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। इन आधारों को लेकर के ही हम अपना पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें। ये आपका ऐतिहासिक आधार था, ये आपका दार्शनिक आधार था, ये आपका मनोवैज्ञानिक आधार था जिसके बारे में हमने पढ़ा, वैज्ञानिक आधार था, ये सामाजिक आधार रहा है, ये सांस्कृतिक आधार रहा है। तो इन सब आधारों को लेकर के ही हम अपना कोई भी पाठ्यक्रम जो है उसका निर्माण करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी।